नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कम टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट की बात करें। इसमें हम जनरल स्टडी का एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी शुरुआती जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना, प्रेम्बल या उद्देशिका। इसके तीनों नाम होंगे, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रेम्बल, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि उद्देशिका प्रेरणा में कहाँ से मिली, तो नेहरू जी ने कंसेप्ट प्रस्तुत किया था उद्देशिका का। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा है। अगर ऑस्ट्रेलिया आंसर में नहीं रहेगा तो हम लगाएंगे फिर जापान, ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि हम, है ना, सबसे पहला विचार जो प्रस्तावना का आया था वो अमेरिकन संविधान से प्रेरित है ना। तो इसमें 3 देशों के नाम आए। लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से है, अमेरिका से। हम भारत के लोग ये किसके सिमिलर हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। एक नया फैक्ट और भी जो इसमें अंदर शब्दावली आएगी, एक ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता, है ना। ये कहाँ से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से। ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ओके, फिर इसकी शुरुआत करते हैं, वर्डिंग का आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना, हम एक ही पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस भी है और बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम वैसे तो पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद नंबर 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा गया है संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा क्या हुआ, अनुच्छेद 32। लेकिन एक जस्टिस हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोनों में डिफरेंस क्लियर रहेगा ना। भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने ये भारत की ये प्रस्तावना को कहा गया, संविधान की प्रस्तावना को। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि एक हुए हैं के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना में प्रयुक्त संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्दों को प्रस्तावना की जन्म कुंडली कहा है ना। एक बार फिर से रिपीट, ये के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्दों को जन्म कुंडली कहा है। याद रहेगा ना तीनों। तो संविधान की आत्मा किसको, अनुच्छेद 32, है ना। और ये प्रस्तावना को क्या कहा गया है, ये कहा हिदायतुल्लाह ने, ये भी संविधान की आत्मा कहा गया इसको। और नंबर 3 जो जन्म कुंडली कहा है ये के एम मुंशी जी ने कहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था। तो इसमें पहला संशोधन 42वां संशोधन 1976। वैसे तो पूरे संविधान में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ था 1951 में, 1951 में, है ना। उसमें कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी 9th, वो बाद में डिस्कस हम करेंगे। इसमें जो पहला संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना के लिए सिर्फ, ये 42वां 1976 में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से 3 शब्द थे वो, जैसे पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी और एक था इसमें अखंडता, है ना। या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका अगर पैराग्राफ नंबर 1 लेते हैं हम, पैरा फर्स्ट में 2 शब्द कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, है ना। और पैरा नंबर 6 का या 6 का कौन सा, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इनका मीनिंग क्या होता है उस पर बोर्ड पर एक्सप्लेन अभी करेंगे, ठीक है ना। तो ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। हिमांशु जी समझ में आपकी, रोविंद जी ठीक, अच्छा। तो ये प्रस्तावना से संबंधित है। अभी मैं आपको पढ़कर प्रस्तावना सुना रहा, उसके बाद में फिर बोर्ड पर डिस्कस करेंगे उसे। जैसे इसकी भाषा क्या रहेगी, ओके। तो संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बच्चों हमें ये एज इट ऐसे रखनी है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस बहुत आती है एग्जाम में। जो लास्ट की वर्डिंग बोली ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, या स्टार्टिंग में यहाँ से स्किप कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस टाइप से पूछ लेते हैं। अभी आपको बोर्ड पर दिखाई देगी, तो उसके बाद करते हैं। ओके बच्चों, तो हम संविधान की प्रस्तावना पर डिस्कस करते हैं। इसकी वर्डिंग क्लियर करनी है सबसे पहले।
तो जैसे अभी आपको बताया था कि संविधान की शुरुआत कहाँ से है, हम भारत के लोग। रेडी, हम भारत के लोग, स्टार्टिंग यहाँ से है। अच्छा, ये देखते हैं कि एंड कहाँ है, कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की स्टार्टिंग कहाँ से, हम भारत के लोग, और ये अंत कहाँ है इसका, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये वर्डिंग की सीक्वेंस यही होनी चाहिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आए समझ में? तो अभी हम वर्डिंग को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम पहले इसका मीनिंग समझे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग क्या है, फिर वन बाय वन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष क्या होते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, सॉवरेंटी कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मीनिंग है कि हमारा देश किसी बाह्य शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारा देश किसी बाह्य शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करेगा। जैसे कि क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है? हाँ, हम बहुत सारे मामलों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, कुछ मामलों में नहीं है। यानी कि जैसे हम अपना पीएम बनाते हैं या सीएम बनाते हैं, राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन यहाँ पर होता है, ये हमारा अपना एक सिस्टम होता है ना। परीक्षा कैसे होती है, सिविल सर्विस की परीक्षा हम कैसे लेते हैं, पीसीएस की परीक्षा कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ मामले हैं, जैसे परमाणु का मामला है, पर्यावरण का मामला है, हम उसमें सारे डिसीजन हम स्वयं नहीं ले सकते। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मसलन कोई नदी है, किसी देश से उद्गम स्थल है इसका और दूसरे देश में प्रवाहित होती है। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहाँ से निकली है, तिब्बत के मानसरोवर से निकली है, लेकिन वो वाया इंडिया और पाकिस्तान में जाती है। फिर 5 इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी, जैसे झेलम, व्यास, सतलज, रावी और व्यास। ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, या फिर सिंधु नदी, इंडस रिवर है, तो ये भारत से होते हुए उसमें जाती है फिर पाकिस्तान में। वो नहीं कि हम इसका पानी रोक देंगे कि, या फिर तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का एक लाइन में मीनिंग क्या हुआ, कि हमारा देश किसी बाह्य शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा संपूर्ण प्रभुत्व देश भी है। दूसरा समाजवादी। समाजवादी क्या होता है बच्चों, सोशलिज्म। समाजवादी, जिस देश में आय के साधनों पर, जिस देश में आय के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, स्वामित्व है ना, ओनरशिप। ये क्या आय के साधन क्या होते हैं, जिनसे भी हम अर्निंग करते हैं कुछ भी। जैसे मान लीजिए हम रेलगाड़ी चलाते हैं, तो रेलगाड़ी का मालिकाना किसके पास है, ज़्यादातर भारत सरकार के पास है। लेकिन मेट्रो ट्रेन भी चलती हो तो प्राइवेटाइजेशन में। एविएशन का मामला है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। पोस्ट ऑफिस सरकारी है लेकिन कुरियर सेवा प्राइवेट भी है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट फर्म मिलकर दोनों काम करते हैं, है ना। तो जिस देश में आय के साधनों पर प्राइवेट और सरकार दोनों का सह अस्तित्व होता है, उसको समाजवादी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर होगा कि मिश्रित इकोनॉमी, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट किया था, है ना, जो यूरोप के एक देशों में थे। तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी में डिस्कस हो जाएगी। एक गर्मी बहुत है आज, ओके। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, ओके। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या होता है इसको देखिए आप। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसी को हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष लगभग एक ही वर्ड है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष में। जैसे भारत में विभिन्न धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म पे ही है ना। इसकी जब शाखाएं बनती है, उपसंप्रदाय बनते हैं। बौद्ध के उपसंप्रदाय कौन कौन से, हीन, यान, महायान। तो हीन और महायान क्या हुए, ये पंथ हुए। जैन धर्म के श्वेतांबर, दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर क्या है, उसका पंथ हो जाएगा। फिर उसके भी आगे फिर ब्रांचेज और भी, है ना, तोतापंथी, डेरापंथी, पुजेरा, है ना, बेसपंथी, गुमानपंथी, ये सब क्या होते हैं, इसके सेक्ट बनते चले गए, इसके पंथ बनते चले गए, है ना। मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के, एक शिया होता है एक सुन्नी होता है, तो शिया और सुन्नी क्या है, पंथ हो गए। हिंदू धर्म के क्या हैं, भागवत है, वैष्णवी है, कापालिक, कालामुख, ये सब क्या है, इसके पंथ बनते हुए चले गए, है ना। तो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, ऐसा देश जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, है ना, वो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष देश। या पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। यहाँ पंथों में या धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया गया है किसी के साथ में, है ना। तो
कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जिसमें सरकार सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देती है। वो बात नहीं है कि फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नगर में 10 मंदिर हैं तो 10 मस्जिदें बनाई जाएंगी, वहाँ पर 10 चर्च बनाए जाएंगे, 10 गुरुद्वारे बनाए जाएंगे, 10 बौद्ध मठ बनाए जाएंगे। उसमें कोई पूजा अर्चना करे या इबादत करे, उनकी अपनी मर्जी है ना। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है ना। क्या होता है, एक लाइन में अगर डेफिनेशन देखें, धर्मनिरपेक्ष क्या होगा, ऐसा देश जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता। एक लाइन में समाप्त है ना। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पक्षी है ना, राष्ट्रीय वाक्यांश, राष्ट्रीय नदी, हर चीज़ राष्ट्रीय है कि, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन आता है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे नया धर्मनिरपेक्ष देश नेपाल, जिसने हाल ही में अपना एक संविधान भी लिखा है ना। तो ये सेकुलर कंट्रीज हो जाएंगे वो धर्मनिरपेक्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक किसे कहेंगे, है ना, डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक, राइटिंग बच्चों मेरी जल्दबाजी में कुछ ऐसे हो जाते हैं तो आप समझ जाना अभी है। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जिस देश का शासनाध्यक्ष जनता में से जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना जाता है, वो क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश हो जाएगा। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। एक लाइन में फिर से डेफिनेशन, लोकतांत्रिक देश कौन से होते हैं, जिस देश में उसका शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष कौन होता है, शासक या शासनाध्यक्ष। हमारे यहाँ पर सबसे बड़े कौन है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, है ना। जिस देश का शासनाध्यक्ष जनता में से जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र एक ही वर्ड है, गणतंत्र या गणराज्य, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक कहेंगे। रिपब्लिक, इसका मीनिंग क्या हुआ, जिस देश का शासनाध्यक्ष, जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होगा। अनुवांशिक का मतलब क्या हुआ कि एक ही परिवार में से बन जाना। जैसे अदर जो अरब देशों में ज़्यादातर है, वहाँ पर राजा बनते हैं, तो राजशाही क्या होती है, वो एक ही परिवार के मेंबर बनते रहते हैं शासक, कि अब बना फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो एक ही वंशावली चलती रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। गणतंत्र क्या होता है, जिस देश का शासनाध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अनुवांशिक नहीं होता, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। गणतंत्र जो शब्द है ये राजशाही का एक विलोम शब्द है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रिपब्लिक। भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। के लिए तथा उसके समझना भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये संविधान की प्रस्तावना का बेस है ना। हर तरह का यहाँ पर न्याय चाहिए, कि सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे। कट। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, जो हमने वर्डिंग इनका अर्थ क्लियर किया है, इससे आगे होगा। कहाँ तक आए थे हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज। इसमें एक वर्ड आएगा एकता और अखंडता, इसको देखिएगा आप, एकता और अखंडता। तो हमने संविधान में बाद में जोड़ा था, 3 शब्द जोड़े गए थे, अभी डिस्कस होगी उन पर भी। एकता और अखंडता, एकता का मीनिंग होता है कि हमारे बीच में, है ना, ह्यूमैनिटी के बीच में, जैसे मानव सभ्यता होती है, तो हम एक दो यूनाइट होना, यानी कि हम अलग नहीं होंगे, ये तो एकता हुआ। और अखंडता क्या होती है कि हमारे देश में से कोई दूसरा देश नहीं बनेगा, हम देश में से कोई दूसरा देश नहीं बनेगा, उसको हम अखंडता कहेंगे। तो अखंडता में जैसे भारत से राज्य तो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से कोई देश दूसरा नहीं बनेगा, है ना। ये शब्द बाद में जोड़ा गया था। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसका मीनिंग देखो क्या होता है। जैसे 26 नवंबर सन 1949, इसको क्या कहा गया, मिथि मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी। ये क्या होता है, इसका मीनिंग समझा है। तो हमारा जो संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, या पूर्ण हुआ था, है ना, या अंगीकृत किया गया था। इसमें डेट क्यों लिखी है, मिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। जैसे शुक्ल पक्ष, हमारे हिंदी महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, है ना। जैसे पढ़ेंगे ना वेदों के बारे में हम, तो वेद 4 होंगे, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद होता है इसके 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, जिसके एक ऋषि भी हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य,
ठीक है गोविंद। तो ये इससे संबंधित है। तो जैसे पक्ष होंगे दो, शुक्ल, हिंदी में इंग्लिश महीने में हम क्या करते हैं, अंग्रेजी महीने गार्गेरियन कैलेंडर में डेट है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 30 या 31 तक होगी, है ना। जो हमारा हिंदी महीना है उसमें पहली तारीख होगी, उसके हमने 2 भाग बनाए, 15 दिन का और 15 दिन का। एक तो हुआ शुक्ल पक्ष, एक हुआ कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के 15 दिन क्या होंगे, पहली तारीख को क्या बोलते हैं उसमें हम अपनी देसी लैंग्वेज में कि पड़वा, दूज, तीज, है ना, चतुर्थी, पुन्नो, छठवीं, सतवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, एकादशी, द्विरोदशी, त्रिरोदशी, चौदस, है ना। फिर 15 तारीख को अमावस्या पूर्णिमा आ जाएगी। तो इसमें ये जो पक्ष हैं शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष हुआ, एक शुक्ल पक्ष हुआ। शुक्ल पक्ष की 7वीं तारीख, है ना, शुक्ल पक्ष की 7वीं तारीख। और मिथि मार्गशीर्ष महीना नवंबर को बोलते हैं, ये नवंबर को, और ये 7वीं तारीख। संवत का मतलब सन 2006। विक्रम एक कैलेंडर चला था, इसे 2 कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत। विक्रम संवत हमेशा 57 ईयर्स या 58 ईयर्स एडवांस होता है ना। इसमें हमने यहाँ पर 57 वर्ष जोड़े हैं। सन 1949 में अगर हम 57 ऐड करते हैं, 57, तो क्या आ जाएगा ये, सन 2006। 2006 उस दिन था, है ना। आज की डेट में अगर हम निकालें, सन 2000 चल रहा है, 2020, तो 2020 में आप 58 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 78, है ना। सन 2078 चल रहा है वर्तमान में। तो अगर हमें निकालना है विक्रमी संवत, उसमें हमें 58 ऐड करते हैं, तो इसमें 57 क्यों ऐड किया है फिर, चूंकि ये महीना ही नवंबर का था। नवंबर का मतलब यानी कि आधे महीने से आगे चला गया, इसलिए एक हमें काउंटिंग इसमें से कम करनी पड़ी है। खैर, मिथि मार्ग का मतलब नवंबर, शुक्ल पक्ष का मतलब जो शुरू के 15 दिन है उसमें 7वां दिन, है ना, सप्तमी। और संवत का मतलब सन 2006। 2006 क्यों आए हैं, क्योंकि 1949 में 57 ऐड करके, अगर हमें विक्रमी संवत आज भी निकालना है, आज हमें 58 उसमें ऐड करने पड़ेंगे। जीके में क्वेश्चन आता है कि अच्छा, उस दिन हमने क्या किया था, इस डेट में संविधान को स्वीकार किया गया था, संविधान लिखा गया, संविधान पूर्ण हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, उस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना, याद रहेगा ये, उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आगे देखते हैं को एतद द्वारा, एतद द्वारा का ये एक ही वर्ड है। एतद द्वारा का मीनिंग होता है उपरोक्त लिखा हुआ, है ना। ये उपरोक्त लिखा हुआ हमने कब लागू किया, इस संविधान को अंगीकृत हमने कुछ अंगों को पहले इसको लागू किया। कौन कौन से अंग थे वो, जैसे चुनाव, अंतरिम सरकार, और एक था नागरिकता, चुनाव और अंतरिम सरकार, इनको हमने पहले ही स्वीकार कर लिया था, पहले ही अंगीकृत कर दिया गया था। तो बच्चों, हमें जो प्रस्तावना है इस लैंग्वेज में याद करनी है, इसकी जो वर्डिंग है ना, सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी इनके मीनिंग पूछ लेते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया था, है ना। आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिए इस। तो हम करते हैं इसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, है ना। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन ये हुआ 1976 में, 1976। इसमें क्या था, संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। इनका आपको अभी मीनिंग बताया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, इंग्लिश में सेकुलरिज्म। तो ये क्या आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान में कौन कौन से शब्द, ये 3 आ जाएंगे। कभी कभी पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी लिखते हैं, तो कभी आप गलती से 4 वर्ड समझ जाओ, 4 नहीं है, 3 ही है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही है, और एक समाजवादी और एक अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। मीनिंग क्या है इनका, एक बार और देखिए। समाजवादी, जिस देश में आय के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का सह अस्तित्व होता है, वो क्या हो जाएंगे, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 अखंडता का मतलब भारत देश में से कोई दूसरा देश नहीं बनेगा, है ना। अखंड राज्य बना सकते हैं, अनेक राज्य बन सकते हैं, लेकिन दूसरा देश डिफाइन नहीं कर सकते इसमें। ओके, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। एक केस इससे जुड़ा हुआ है संविधान की प्रस्तावना से, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल
राज्य। ये 1973 का एक मामला था। तो इसमें मौलिक अधिकारों को लेकर कुछ भी ऐसा था, एक कुछ जेल में एक विवाद हुआ था केरल में। केशवानंद एक स्टूडेंट था, पहले स्कूल में कोई विवाद हुआ, उसके बाद में जब कोर्ट में मामला चला गया, फिर कुछ जेल से भी जुड़ा हुआ था। तो खैर इसमें यह माना गया कि जब संविधान के जो हमारे आर्टिकल हैं जब वो फेल हो जाते हैं तो हम संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। और इसमें अमेंडमेंट ये हुआ, इसको आधार मानते हुए फिर 42वां जब 1976 में हुआ, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। याद रहेगा रोविंद ये? अच्छा, किस मामले में नहीं माना गया था? और एक बेरुबारी का मामला है, बेरुबारी मामला। इस केस में संविधान की प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया, बाद में फिर केशवानंद भारती में माना गया। ठीक है ना? तो सवाल ये हुआ कि जब संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? संशोधन करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मूलभूत ढांचे को कोई ठेस ना पहुंचनी चाहिए। कहीं हम ऐसा संशोधन ना कर दें कि उसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये इसकी जो बेस है ना उसी को हम निकाल दें, कि है ना। तो इसमें हमें एक सीमा तक करना है संशोधन भी। बाद में फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो उसका ये कहना है कि अगर मूलभूत ढांचे को ठेस पहुंचती है तो वह संविधान में अतिक्रमण तक उसको शून्य घोषित कर देगा। ठीक है जी। तो ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों ये आपकी समझ आए होंगे। अगर फिर भी नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।